IVF और जेंडर सिलेक्शन ये क्यों ज़रूरी है और किन कपल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि IVF की तरफ कौन से कपल्स जाएंगे। जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो इसकी तरफ जाएंगे। IVF बेसिकली हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। जेंडर सिलेक्शन में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बेटा लेना चाहते हैं या बेटी लेना चाहते हैं, तो इस प्रोसीजर को आप किस अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो हमें कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी मेडिसिन दे दें एक बेबी अपना डिजायर्ड जेंडर मेल या फीमेल कंसीव कर लें, तो उसमें अब तक ऐसा कुछ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ डॉक्टर अमाडा। आप उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं IVF और जेंडर सिलेक्शन ये क्यों ज़रूरी है और किन कपल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ारा हसन शमसी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। साथ साथ है इन्होंने MRCG कर रखा है और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको स्टूडियो में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि IVF और जेंडर सिलेक्शन पे बाद में बात करते हैं। IVF के बारे में थोड़ा सा बताएं, है क्या बेसिकली? IVF बेसिकली हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की टेक्निक है। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि IVF की तरफ कौन से कपल्स जाएंगे। चूँकि मैंने मेंशन किया ये एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की टेक्निक है, तो ऑब्वियसली जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो इसकी तरफ जाएंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मेल फैक्टर्स हो सकते हैं, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, या फिर एक टर्म है जिसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब एक कपल है, वो मैरिड है, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, वो फर्दर अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उन्हें कोई भी रीज़न नहीं मिलता, वो उसे लेबल कर देते हैं ये अनएक्सप्लेन्ड है। सारी इन्वेस्टिगेशंस ठीक हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, लेकिन ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड रीजंस कपल नहीं कंसीव कर पा रहा है, तो वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो उसका भी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो IVF है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता? देखिए, जो भी चीज़ नेचर से हटके है उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगी, हमारे यहाँ एक इशू ये है कि IVF को एक लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है। मतलब जैसे मेरी OPD में पेशेंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि जैसे मैरिड फॉर 10 ईयर्स और 12 ईयर्स और 15 ईयर्स अनएबल टू कंसीव, और वो आप कहते हैं कि हमें आप कोई भी एक मेथड बता दें, कुछ भी बता दें कि हम कंसीव कर लें। लेकिन उस पॉइंट तक वो एक क्रिटिकल टाइम से गुजर चुके होते हैं जहां IVF के भी सक्सेस रेट है। IVF के लिए भी हमें बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। IVF अगर आपने करवाना है तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि ये एक लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं, या आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो आप इसमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टाइमली IVF की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एज और इस एज में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं और बहुत सारे कपल्स इसको परस्यू भी कर रहे हैं IVF को, लेकिन वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं कि दुनिया इसको किस लेवल पे आगे लेके जा रही है। तो क्या पाकिस्तान का दुनिया के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है? जब हमने IVF स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, तब इसकी सक्सेस रेशो कम थी। 1 in 5 हम कहते थे, लाइक 20% सक्सेस रेशो थी। लेकिन अब अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें तो वो आपको जो सक्सेस रेशो ऑफर करते हैं वो 40 to 45% है। और पाकिस्तान में भी जो बेस्ट सेंटर्स हैं बड़ी सिटीज़ में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, बहुत सारे अच्छे रिनाउंड IVF कंसल्टेंट्स हैं। अब वो इतनी ही आपको ऑफर करें, 40 to 45%। ये सक्सेस रेशो है? हाँ जी, ये सक्सेस रेशो है। मतलब अगर एक कपल जाता है IVF के लिए तो उसकी IVF के बाद सक्सेस रेशो 40 to 45% है। 55 to 60% वो आपको वैसे ही रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, नेचुरल नहीं है, तो इसकी 100% सक्सेस रेट नहीं है। अच्छा, इस्लामी क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग उलमा हज़रात ये भी कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, आप नेचर से हट के जो भी आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं स्पेशली गायनेकोलॉजी में, तो ये इसको आप कैसे देखती हैं? बीइंग अ डॉक्टर क्या समझते हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें OPDs में बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ता है पेशेंट्स इस बिलीफ के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, हमारे कुछ स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं, तो हर बंदा चाहता है कि वो अपनी एक रिलीजियस डोमेन से बाहर ना जाए। तो इसके ऊपर अगर हम एक ओवरऑल कंसेंसस देखें तो वो ये है कि देखें, ये एक इल्म है, एक नॉलेज है, आप एक नॉलेज के इस्तेमाल से कर रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब तो जितने भी बड़े उलमा हैं, तमाम फुकाहा, उन्होंने इस पे फतवा दिया कि ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, शुरू में तो हम सुनते आ रहे थे कि ये जायज़ नहीं है, और देखिए चीज़ें विद टाइम इवॉल्व करती हैं, विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। फिर जब एक नया प्रोसीजर आता है, फिर हम जिस तरह एक साइंस में एक नया प्रोसीजर आया है तो वो इस्लाम में भी एंटर होगा,
फिर उलमा उस पर स्टडी करेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे, उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, उसको देखेंगे कि उसका रूट कॉज किस तरह से वो चीज़ वर्क कर रही है। तो उस पर फिर विद टाइम आपकी चीज़ें क्लैरिटी में आती हैं, क्योंकि अब इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफर्टिलिटी हमारी गायनी की ओपीडी में प्रेजेंट करने वाला एक बहुत बड़ा मसला है। कपल्स कंसीव करना चाहते हैं, वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस्लामिक जो है फतवे वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि ये जायज़ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जेंडर सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। जेंडर सिलेक्शन में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बेटा लेना चाहते हैं या बेटी लेना चाहते हैं, तो इस प्रोसीजर को आप किस नज़र से देखती हैं? जो कि इस पे भी कदगन लगाते हैं बहुत सारे उलमा हज़रात, आपकी इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं। देखिए, अगर तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आप इसमें कहते हैं कि नेचुरल हमें पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि देखिए IVF बेसिकली एक कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर आप जेंडर सिलेक्शन नहीं भी करवाते हैं तब भी ये कॉस्टली प्रोसीजर है। तो अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो हमें कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी मेडिसिन दे दें या ऐसी कोई हमें आप कुछ गाइड कर दें कि हम नेचुरली एक बेबी अपना डिज़ायर्ड जेंडर मेल या फीमेल कंसीव कर लें, तो उसमें अब तक ऐसा कुछ नहीं है। ये विद IVF पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि जब हम IVF करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो कपल जिसका हम IVF करते हैं उसके हम उसी कपल के हम एग्स लेते हैं और स्पर्म्स लेते हैं और हम आर्टिफिशियली एम्ब्रियोज बनाते हैं। जब तक वो एम्ब्रियो नहीं बन जाते हैं हमें नहीं पता वो एम्ब्रियो क्या बनना है। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, और वो भी लैब में, वो लैब में आर्टिफिशियली उसी कपल के हम उसको सर्टन प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि फ़ीमेल को सर्टन हम मेडिसिन देते हैं, हार्मोन्स देते हैं, फिर उनके एग्स की फॉर्मेशन होती है, फिर हम एग्स उनके लेते हैं। एट द एंड हम एम्ब्रियोज बनाते हैं। अब वो जो एम्ब्रियो हमारे पास बन जाते हैं हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। एम्ब्रियो बनने के बाद हम उस एम्ब्रियो की बायोप्सी करते हैं। वो जो एम्ब्रियो हमारे पास बन चुका है उसमें से हम कुछ सेल्स लेते हैं और उसे हम चेक करते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। अब अगर वो सेल आपके पास आपके डिज़ायर्ड जेंडर का है तो हम कपल को इन्फॉर्म कर देते हैं और उसको फिर हम फर्दर माँ के रहम में इम्प्लांट कर देते हैं और फिर आगे वो सारा प्रोसेस चलता है। और इसका क्या रेशो है, सक्सेस रेशो इसमें कितना? देखिए, इसमें अगर तो आपकी डिज़ायर्ड जेंडर का एम्ब्रियो बन गया है और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया गया है तो जो जेंडर आपको बताई गई है वो 100% वही है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इतनी कॉस्ट पे करते हैं और आप IVF के लिए जाते हैं तो आपका डिज़ायर्ड जेंडर बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो बनने से पहले हमें नहीं। इस पे कितना कॉस्ट आती है, कितना खर्चा? जो सिंपल IVF है इस पे ऑलमोस्ट 10 to 12 आपके लैक्स का एवरेज, और अगर आप उसमें जेंडर सिलेक्शन एंड फर्दर ऐड करते हैं तो कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है उसकी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ारा हसन शम्सी, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट थी। हमें आगाह करी थी कि IVF क्या होता है और जेंडर सिलेक्शन में आप किस तरह से जा सकते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को हमने डिस्कस किया। आज के शो में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।